नमस्कार बच्चों, स्वागत है बच्चों कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों आप सभी को विज्ञान का मैंने पूरा पेपर तो अभी दोपहर में अपलोड किया था, तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। पूरा पेपर अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 लिखा है जिसमें, उसमें देख सकते हैं, या फिर मैंने पार्ट 2 नहीं, उसमें संपूर्ण हल लिख दिया है उस वाले थंबनेल में, तो आप उस पर जाकर पूरा पेपर देख सकते हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस बताए थे। अब आज की इस वीडियो में, अभी इस वाली वीडियो में मैं पूरे देखिए आपको सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। देख सकते हैं आप, ये 11वां प्रश्न रहा, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16 पूरे प्रश्न में लेकर आ गया हूँ। देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पूरे 26 के 26 प्रश्न हैं। तो आप एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं यहाँ से पूरे शुरुआत करूँगा, पूरे आपको यहाँ से बताना शुरू करूँगा। प्रश्न नंबर 1 से 2, 3, 4, 5 पूरे प्रश्न बताऊँगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैंने पूरे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए हैं। कल का आपका पेपर पूरे 60 में से 60 अंक का आपको करके आना है और एक भी अंक आप लोगों के नहीं कटने चाहिए। पूरी रात पढ़िए आप, पूरी रात जाग कर पूरी रात अच्छे से बिल्कुल पूरे याद कर लीजिए। पूरे प्रश्न जितने 26 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, पूरे में से पूरे प्रश्न आने चाहिए। पूरे 60 में से 60 आपके उत्तर आंसर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है बच्चों कि कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखता है, तो ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आप लोग से मैंने बोला था कमेंट कर कर बताइए पिछली वीडियो में। तो चलिए इसमें देखते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण अंधेरे में कम दिखाई देता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, मिट्टी, चावल या दाल में से कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि मिट्टी, चावल, दाल में कुछ बड़ी अवशेष पत्थरों कौन सा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हस्तचयन इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हस्तचयन। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो पुष्प के केंद्र में कौन सा भाग पाया जाता है। पुष्पकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दलपुंज या फिर पंखुड़ी। तो इसमें कौन सा पाया जाता है बच्चों? स्त्री केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको टिक नहीं करना है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका उसमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। मनुष्य फेफड़ा, मछली गिल्स या फिर केंचुआ त्वचा या फिर कॉकरोच क्लोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, कॉकरोच और क्लोम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की विशेषताएं क्या हैं। तेज भागना, कद छोटा होना, मोटा होना या फिर घने लंबे बाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कद छोटा होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रत्येक अंक एक निर्धारित है। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया है, चीनी जल में खाली स्थान हो जाती है तो क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरा वाला हमें पूछा गया है इसमें कि जल को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब आप इसको जल उसमें बदल जाता है भाप में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। बा में आ आधा शा, पा बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कोहिनी में खाली स्थान संधि होती है। तो आप सभी को कोहिनी में पता होगा कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है। मैंने इसके आंसर्स आपको बताए थे, पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को खाली स्थान कहते हैं। तो स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा लिखते। उसके 10वें वाले में दिया है, रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो सफ़ेद रंग आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। यहाँ से हमारे जो 1-1 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट, 2-2 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हमें दिया गया है, सबसे जो पहले 11 प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा है कि ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने की सहायता करते हैं। तो आपको इसमें ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। तो देखिए मैंने पूरे आंसर्स ढूंढ लिए हैं यहाँ पर। देखिए 11 वाले में आपको क्या लिखना है? शरीर के 2 स्वस्थ रखने, मतलब शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से लड़ने में मदद करने वाले 2 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। एक तो विटामिन हो जाएगा हमारा और दूसरा हो जाएगा खनिज। ठीक
ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न में क्या आ जाएगा, 12वें प्रश्न में क्या पूछा है हमसे, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। जो रेत है और जल है तो इन दोनों की जब आप मिश्रण करेंगे रेत और जल के, इनको कैसे किस प्रकार पृथक करेंगे। तो देखिए इसकी इनने पूछा है किस प्रकार आप पृथक करेंगे। तो रेत और पानी को अवसादन और निथारना प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। तो आपको ये जो प्रक्रिया है ये दोनों प्रक्रियाएं अवश्य लिख कर आनी है कि अवसादन और निथारना प्रक्रिया से आप पानी को और रेत को अलग करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर आप नियमित रूप से उसमें छिड़काव करेंगे पानी का, तो जो अंकुरित बीजों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए तो क्या होगा, 6 महीने बाद ये बीज पौधों में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे बच्चों, पौधों में बदल जाएंगे। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है इसमें। उसके बाद देखिए भाई 14वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो गर्दन में कौन सी संधि पाई जाती है, आपको लिखना है कि गर्दन में कौन सी संधि पाई जाती है। तो गर्दन में मौजूदा संधि का नाम क्या है, धुराग्र। क्या नाम है बच्चों, इस संधि का अच्छे से नाम रखिए याद। अगर आप इस संधि का नाम बस लिख के आएंगे इस प्रश्न में तो भी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। तो इस संधि का नाम क्या है बच्चों, धुराग्र इस संधि का नाम है। क्या नाम है, धुराग्र। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। जो एक लुढ़कती हुई गेंद होती है उसमें किस प्रकार की गति होती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार की गति होती है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ज़मीन पर लुढ़कती गेंद में 2 तरह की गति होती है। कौन कौन सी गति होती है, एक तो सबसे पहले स्थानांतरणीय गति होती है। कौन सी, स्थानांतरणीय गति होती है। उसके बाद देखिए दूसरी गति कौन सी होती है, एक घूर्णी गति होती है। 2 गति होती है, एक कौन सी होती है, घूर्णी गति होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें 16वां प्रश्न क्या पूछा गया है। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि छाया कैसे बनती है। छाया कैसे बनती है, तो देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें बाधित होती हैं तभी हमें वस्तुओं की छाया मिलती है ना। मतलब अगर प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है, जैसे अगर मान लो ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, यहाँ से अगर ये प्रकाश की किरण आ रही है, आप इधर पर कोई एक वस्तु रख देंगे तो इसकी छाया यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जो कोई एक वस्तु है तो इसकी छाया यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर प्रकाश की किरणें बाधित होती हैं तभी हमें वस्तु की छाया मिलती है। और छाया का आकार सूर्य की स्थिति के साथ बदलता रहता है। छाया हमेशा विपरीत दिशा में बनती है और पारदर्शी वस्तुएं छाया कभी नहीं बनाती। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। जो समुद्री जल है वह नमक समुद्री जल से नमक किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप समुद्र जल है जो उसमें नमक की मतलब नमक कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो बाष्पीकरण प्रक्रिया होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है नमक को निकालने के लिए समुद्र से। कौन सी प्रक्रिया, बाष्पीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करते हैं इसमें विवरण सहित आपको इसमें लिखना है। देखिए, बाष्पीकरण तापमान बढ़ाने पर तरल पदार्थ के गैसीय रूप में बदलने की प्रक्रिया है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल को उथली झीलों में इकट्ठा किया जाता है। सूरज की गर्मी से पानी बाष्पित हो जाता है और नमक ठोस रूप में रह जाता है। इस प्रकार आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि पहेली अपनी दादी जी के साथ टॉफ़ी की दुकान पर गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में रखी हुई हैं। जो टॉफ़ियाँ हैं वो किस में रखी हुई हैं, कांच की बोतल में रखी हुई हैं। तो कारण बताइए कि दुकान में टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में क्यों रखी थी। इसको आपको इसमें बताना है, कारण बताना है कि कांच की बोतल में क्यों रखी थी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कांच की बोतल में रखने के, जैसे एक कारण तो यह हो सकता है, आप लिख सकते हैं महत्वपूर्ण कारण निम्न प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए निम्न प्रकार महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण हो सकता है सुरक्षा और संरक्षण के लिए। दूसरा आप लिख सकते हैं, आपको ये लिखना है तो ज़रूरी नहीं ये लिखना। उसके बाद दूसरा आप कारण लिख सकते हैं स्वच्छता के लिए। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं टॉफ़ियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। ये आपको 3 कारण लिख देने हैं। और जो डिटेल में मैंने ये लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख के आएंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिख के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर वो 5 नंबर में आता तो आपको वो लिखना आवश्यक था। तो ये 3 नंबर का था, तो आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें पदार्थ में
पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब पदार्थ को हमें अलग अलग क्यों करना पड़ता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पदार्थ के लिए अलग करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ में हानिकारक क्या होता है, हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धियाँ मिली हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी पदार्थ के उपयोग में लाने से पहले हमें उसमें उपस्थित मिले हुए अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो जो भी आप कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं या कुछ भी आप लाते हैं वस्तु, तो उसमें क्या हो सकता है, हानिकारक पदार्थ मिले हो सकते हैं। इसलिए हमें जो पदार्थ हैं उनको पृथक करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, उपस्थिति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उपस्थिति एक संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक क्या है, संयोजी ऊतक है। क्या है, एक संयोजी ऊतक है और जो शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है। तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसका कठिन आंसर नहीं है। 21 वाले का देखिए, 21 वाले में आपको क्या लिखना है। 21 वाले में पूछा ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो देखिए जो बिना सांस लिए लंबे समय तक दो ही जीव हैं जो क्या हैं, स्तनधारी भी हैं और लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, व्हेल और डॉल्फिन, ये दोनों जीव हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि सभी जीव गति करते हैं, क्या यह कथन जीवों और पादपों दोनों के लिए सत्य है। तो अगर ऐसा है तो कारण, आपको कारण भी लिखना है और बताना भी है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि जो जानवर हैं वो, देखिए यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। जो उसमें कथन पूछा है तो सबसे पहले आपको यह लिख देना कि यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। आइए विस्तार से समझते हैं। तो जीव आप लिखेंगे सबसे पहले जीवों में गति। ठीक है। तो जीवों में गति किस प्रकार होती है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, मतलब वे स्थान बदल सकते हैं। अपने भोजन के लिए वो घूम सकते हैं। खतरे से बचने के लिए वह चल और उड़ सकते हैं। कौन, जीवों में गति किस प्रकार होती है, यह लिख देना आपको। और इसके बाद आपको लिखना है कि पादपों में गति, तो वो क्या है, पौधे होते हैं वो स्थिर रहते हैं, वे एक जगह पर जड़ें जमा कर रहते हैं, अपनी जगह से नहीं हिल सकते। उसके बाद आपको क्या लिखना है, पौधों में कुछ विशेष गतियां होती हैं, जैसे पुष्प का झुकना, यह पौधों की गतियों में गिना जाता है। पत्तियों का सूर्य के अनुसार मुड़ना, कुछ पौधों में संवेदन गति, जैसे संडे पौधे में पत्ती का बंद होना और बीज और फलों का गिरना, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और सभी सजीव गति करते हैं, यह पूर्णतः सत्य नहीं है कथन। उन्होंने यही पूछा था, क्या सभी सजीव गति कर सकते हैं। तो पौधे भी सजीव होते हैं परंतु वो क्या, गति नहीं करते। तो इसका अपन ने कारण लिख दिया है। तो अगर आप इस प्रकार लिख के आएंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, बल्कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला जो 23वें नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसमें देखिए पूछा है कि विटामिन के प्रकार लिखिए और उनके स्रोत बताइए। विटामिनों के आपको प्रकार लिखने, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है। तो आपको पूरे विटामिन लिखने हैं, बिल्कुल विवरणपूर्ण, उनके स्रोत भी लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे विटामिन के मुख्य प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे और उनके स्रोत निम्न हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जल में घुलनशील विटामिन, यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जल में घुलनशील कौन कौन सा, विटामिन B1, B2, B3, B12 और विटामिन C। और उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी, विटामिन A, D, E और K, ये क्या है, वसा में घुलनशील हैं। तो आपको इनके और ये भी लिखना था कि स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन B कहाँ कहाँ से मिलता है, साबुत अनाज से, मांस से, मछली और दाल से। विटामिन B कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, दूध, अंडे, हरी सब्जी, मांस से। विटामिन 3 कहाँ से प्राप्त होगा, चिकन, मछली, मूंगफली और अनाज से। विटामिन B12 कहाँ से प्राप्त होगा हमारे लिए, मांस, अंडे, दूध और उत्पाद से। और विटामिन C कहाँ से प्राप्त होगा, संतरा, नींबू, अमरूद और टमाटर से। उसके बाद जो हमारे ये वसा में घुलनशील पदार्थ विटामिन होते हैं वह देखिए A, D, E। तो जो A विटामिन है वह गाजर, पालक, अंडा, दूध में पाया जाता है। और विटामिन D है जो सूर्य की रोशनी, मछली का तेल और अंडा में पाया जाता है। और जो विटामिन E है वो सूरजमुखी के बीज, बादाम, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो विटामिन K है वह पत्तेदार सब्जियों और ब्रोकली में पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको पूरे विटामिन विवरण पूर्ण लिखने हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि जड़ों को स्थिर
क्यों कहा जाता है, यह किस प्रकार पौधों को मिट्टी में मजबूत जमाए और क्रिया विधि द्वारा समझाइए। तो चलिए समझते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चंस तो आपको पहले भी बता दिए थे, फिर भी मैंने एक बार क्वेश्चंस भी बता दिए आपको। देखिए पौधों की जड़ें पौधों की मजबूती जमाए रखने के लिए रहती हैं, इसलिए हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते, इसलिए जड़ों को पौधों का स्थिरक भाग कहा जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें 25वां प्रश्न क्या पूछा गया था, और उसके बाद देखिए 25वां हमसे पूछा है, इसमें यही पूछा था जड़ों को स्थिर क्यों कहा जाता है, तो अपन ने उसका आंसर दे दिया। उसके बाद देखिए 25वां पूछा है कि आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आपको आवर्ती गति क्या होती है आपको यह बताना है। सबसे पहले परिभाषा लिखनी है कि आवर्ती गति क्या होती है। तो आवर्तकाल वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पद पर खुद की गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवर्ती कहते हैं। किसी सैटेलाइट का पृथ्वी से चारों ओर चक्कर लगाना भी आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको लिख देना 25 वाले में। उसके बाद अगला प्रश्न और लास्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि पारदर्शी और अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए कोई 3 अंतर लिखना है। तो पारदर्शी और अपारदर्शी के आपको 3 अंतर इस प्रकार लिख देने हैं। देखिए सबसे पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इनको क्या कर रहे हैं, एक तरफ आप ऐसे 2 कॉलम बना लेना, एक तरफ आप पारदर्शी का लिख देना और इस तरफ आप अपारदर्शी का लिख देना। तो मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, तो आप 1 2 3 इस प्रकार पॉइंट बनाकर आपको लिखने हैं अपनी परीक्षा में, तभी वो सही माने जाते हैं। तो मैं पॉइंट नहीं बना पाया हूँ इसका, तो आप इसमें देखिए पहला पॉइंट में आप लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश सूर्य की तरह गुजर सकता है तो वो पारदर्शी, और ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश सूर्य तक नहीं गुजर सकता वो अपारदर्शी। वस्तु के दूसरी तरफ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो वो पारदर्शी में आ जाएगा दूसरा पॉइंट, और इसमें आ जाएगा दूसरा पॉइंट कि दूसरी तरफ जो वस्तुएं नहीं दिखती हैं वो हो जाएंगी। उदाहरण में लिखेंगे आप कांच, पानी, साफ प्लास्टिक, वो पारदर्शी में आ जाएगा। और उसके बाद लकड़ी, पत्थर, धातु, इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपका पूरे 5 नंबर मिलेंगे। पर बच्चों आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, मैंने क्या बताया आपको ऐसे कॉलम बनाना है, इधर आप पारदर्शी का लिखेंगे, यहाँ अपारदर्शी, और फिर पॉइंट बनाकर आप ऐसे 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर लिख देंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका पूरा पेपर मैंने हल सहित बता दिया है, पूरा संपूर्ण हल। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।